हेलो प्यारे प्यारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 चांदी का जूता। बच्चों, इस पाठ में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? देखिए, दहेज रूपी सामाजिक समस्या तथा इसके दुष्परिणामों को जानेंगे। बच्चों, दहेज क्या होता है? दहेज के अंतर्गत जब किसी लड़की का विवाह होता है, तो विवाह के समय उसके परिवार वालों से धन संपत्ति के रूप में, सामान के रूप में चीज़ें मांगी जाती हैं। जब ये मांगी जाती हैं, तब ये क्या होता है कि अभिशाप बन जाता है, एक समस्या बन जाता है ना? कभी कभी स्वेच्छा से भी माता पिता कुछ चीज़ें अपने बच्चे को देते हैं, अपनी बेटी को देते हैं ना, तो तब कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन जब इसे जबरन मांग लिया जाता है, तब ये बहुत बड़ी समस्या और अभिशाप बन जाता है। तो हम इसके दुष्परिणामों को, यानी कि इसके बुरे परिणाम क्या पड़ते हैं, उसको जानेंगे। आडंबरपूर्ण जीवन के खोखले सत्य को समझेंगे, है ना? जब हम दिखावे का जीवन जीते हैं, तो वो असल में क्या होता है? सत्य नहीं होता है, वो खोखला सत्य होता है ना? हम दिखावा सिर्फ करते हैं, अंदर से हम कुछ और होते हैं। फिर समास एवं समास विग्रह का ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा समुचित अभ्यास करेंगे, है ना, व्याकरण बोध में। और दिए गए विषय पर अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, ये है। अब इसके लेखक कौन है, इनके बारे में ज़रा सा देखते हैं। चलिए, इस पाठ के लेखक जो हैं, ये हैं बाल शौरी रेड्डी जी। ठीक है, ये देखिए, बाल शौर्य रेड्डी जी, ये हिंदी और तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार बाल शौर्य रेड्डी जी का जन्म 1 जुलाई 1928 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंध्र प्रदेश में ही की तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद व वाराणसी में पूरी की, है ना? ये दोनों क्या है? उत्तर प्रदेश के जिले हैं। और इलाहाबाद को बेटा आजकल प्रयागराज कहते हैं, है ना, जहाँ पर कुंभ का मेला इन दिनों चल रहा है। तो वो उसको वहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, नहीं, उच्च शिक्षा इनके इलाहाबाद में हुई। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा तो आंध्र प्रदेश में हुई, जहाँ इनका जन्म हुआ। अच्छा, इनकी लगभग 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इन्होंने बाल साहित्य पर, यानी बच्चों के लिए भी लेखन कार्य किया है। शबरी, जिंदगी की राह, बैरिस्टर, प्रकाश और परछाई इनके चर्चित उपन्यास हैं। उपन्यास क्या होते हैं? बहुत लंबी कहानी होती है ना, उसे उपन्यास कहते हैं। इन्हें राजर्षि पुरुषोत्तम दास पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 87 वर्ष की आयु में 15 सितंबर 2015 में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें देखिए आप क्या है, पहले लिखा हुआ है कि इस व्यंग परक कहानी में लेखक ने दहेज जैसी विकराल सामाजिक समस्या पर करारा व्यंग किया है। ठीक है, मैंने कुछ अंडरलाइन भी कर लिए हैं, जो शब्द थोड़े से कठिन आपको लग सकते हैं। अब इस व्यंग परक का, सबसे पहले तो व्यंग परक कहानी क्या होती है बच्चों? व्यंग क्या होता है? जब हम किसी बात को मजाकिया ढंग से कहते हैं, उपहासित दृष्टि से कहते हैं, इसमें किसी का मजाक नहीं बनाया जाता है, उस तरह का उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य क्या होता है? समाज में जागृति फैलाना, समाज को कुछ ना कुछ संदेश देना। ठीक है, किसी गलत बात पर उंगली उठाना। तो इस तरह से व्यंग लिखे जाते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा मजाकिया भाव के साथ जब आप किसी की कमी या गलती, समाज की भी गलती बता देते हैं, तो वो जो है सबके दिल पर सीधी चोट जैसी करती है ना, इसे ही व्यंग परक कहते हैं। तो इन्होंने ये व्यंग परक कहानी लिखी है, जिसमें दहेज जो है कितनी विकराल समस्या है हमारे समाज में, जिसके कारण समाज में लड़कियों के जन्म को ही जो है हम उसका स्वागत नहीं करते हैं। हमें लगता है कि लड़की का जन्म हो जाएगा तो हमें दहेज देना पड़ेगा, है ना? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी विकराल है समस्या। तो इस पर इन्होंने व्यंग किया है कि कन्या कितनी भी सुशिक्षित, सुयोग्य और सुंदर क्यों ना हो, माता पिता दहेज के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते, है ना? इस सामाजिक अभिशाप ने, एक तरह का अभिशाप है ये हमारे समाज के लिए, है ना, ने भारतीय समाज की आदर्श परंपरा को की जड़ें हिला दी हैं। हमारी परंपरा कैसी है हमारे समाज की? हम तो कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता।
जहाँ पर नारी की पूजा होती है तत्र निवसन्ति देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं, है ना? हाँ, एक तरफ तो हम ये कहते हैं देव पूजा करते हैं बच्चियों की, लड़कियों की, और दूसरी तरफ उनके विवाह के समय दहेज माँगते हैं, माँ-बाप पर प्रेशर बनाते हैं। तो इस तरह की जो अभिशाप है, जो सामाजिक अभिशाप है, जो दहेज है, इसने हमारे आदर्श परंपरा को भी चोट पहुँचाई है बच्चों, है ना? चलिए, अब हर पार्ट में एक कोटेशन टाइप से होती है ना, ये कन्फ्यूशियस ने लिखा है, जिसे आप स्वयं पसंद नहीं करते, उसे दूसरों पर मत थोपिए, है ना? ऐसा कहा जाता है ना कि जैसा व्यवहार आप अपने साथ करना चाहते हैं, अपने साथ चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो, वैसा ही आप दूसरों के साथ भी करिए, है ना? तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। संयोग की बात थी, मैं जिस दिन अपने वकील मित्र शिवराम के घर पहुंचा, उसी दिन मेरे मित्र के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। तो यानी कि इस लाइन से क्या पता लग रहा है कि लेखक को वर्षगांठ में न्योता नहीं मिला था, वो संयोग से पहुंच गए। जैसे कभी हमारे मन में आता है कि चलो अपने उस फ्रेंड से मिलाते हैं, तो अचानक से वो अपने वकील मित्र शिवराम के घर पहुंचे। उस दिन उसके पुत्र की वर्षगांठ मनाई जा रही थी धूमधाम से, है ना? अब ये प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ पर कि क्या लेखक को अपने मित्र के पुत्र की वर्षगांठ पर का न्योता मिला था? तो क्या हुआ? नहीं मिला था, है ना बच्चों? भोज में निमंत्रित व्यक्तियों में वेंकटेश्वर राव को देखकर मेरी बाँछें खिल गईं। तो अब वहाँ पर पार्टी चल रही थी, भोज चल रहा था, बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पर निमंत्रित थे। तो वहीं पर उसे अचानक कौन दिखा? अपना मित्र वेंकटेश्वर राव। तो वो बहुत उसने भी देखा इनको, तो खुश हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, बाँछें खिल जाना मतलब बहुत खुश हो जाना। वे एकदम उछलकर मुझसे गले मिले और कुशलता संबंधी प्रश्नों की बौछार कर दी। अचानक से कोई पुराना दोस्त मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, उसी तरह की प्रसन्नता उन्हें हुई और जल्दी-जल्दी वो एक दूसरे के बारे में बातचीत करने लगे। प्रश्नों की बौछार यानी एक के बाद एक के बाद एक प्रश्न जल्दी-जल्दी करने लगे। दूसरे दिन प्रातः मित्र का न्योता पाकर मैं नाश्ता करने उसके घर पहुंचा। फिर क्या हुआ? अब मित्र ने कहा इतने से दिन बाद मिले, कल तुम्हें हमारे घर आना है ना? ऐसे करके उन्हें बुलाया अपने घर नाश्ते के लिए। तो वो वहाँ पहुँचे। सर्वप्रथम विलायती व कीमती अल्सेशियन सोनी ने हमारा स्वागत इस तरह किया मानो वह यह जानती हो कि मैं उसके मालिक का अभिन्न मित्र हूँ। ठीक है, अब इस लाइन से हमें पहली बात तो ये पता चल रही है कि जब लेखक अपने मित्र वेंकटेश्वर राव के घर पहुँचे तो उनके घर में एक अल्सेशियन डॉग था, जो कि फीमेल डॉग था, ठीक है? और वो विलायती ब्रीड थी, यानी देशी नहीं था, वो विलायती था। विलायती का मतलब है कि थोड़ा महंगा डॉग था, कीमती था। उसने स्वागत किया, यानी सबसे पहले आप किसी के घर जाते हैं, अगर डॉग होता है ना, सबसे पहले वो आता है ना गेट पे या भौंकने लगता है। लेकिन उसने भौंका नहीं, उसने इस तरह स्वागत किया कि मानो उसे पता हो कि मैं उसके मालिक का इतना पक्का दोस्त हूँ, है ना? ऐसा वो बता रहे हैं। बाथरूम से अब यहाँ देखो प्रश्न ये बन गया कि उनके वेंकटेश्वर राव के कुत्ते का क्या नाम था, है ना? ठीक है, चलिए। बाथरूम से सर पोंछते हुए वेंकटेश्वर राव सीधे बैठक पे आ पहुंचा। अब जब वो पहुंचे तो नहा रहे होंगे तो सर पोंछते हुए आ गए फटाफट से। आके पंखा चलाया, अखबार हाथ में थमाकर कपड़े पहनने के लिए शयन कक्ष में चला गया। तो उसने कहा कि तुम ये अखबार पढ़ो, जब तक अखबार पढ़ा दिया कि मैं अभी आ रहा हूँ, कपड़े वपड़े अच्छे से पहन के चले गए। वो अपने शयन कक्ष यानी कि अपने बेडरूम के चले गए। बैठक इस प्रकार सजाई गई थी मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी-अभी तैयार किया गया सेट हो। यानी बैठक में यानी कि ड्राइंग रूम में लेकर जाके बैठ गए। अब उन्होंने, जब हम कहीं जाते हैं ना किसी के घर में, तो बैठक में बैठते हैं, चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं, तो उन्होंने भी देखा तो उन्हें लगा अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर सजा हुआ है ड्राइंग रूम, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी कोई शूटिंग होने वाली हो, है ना? ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैं मन ही मन अपने मित्र की पत्नी की अलंकार प्रियता की प्रशंसा करने लगा, साथ ही उससे अपनी घरवाली की तुलना भी करने लगा। तो क्या होता है जब किसी का घर अच्छे से होता है तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ घर में जो महिला जो लेटी होंगी उन्होंने इसको अच्छे से डेकोरेट करके सजा के अच्छा रखा है। तो वो भी अपने मन ही मन सोचने लगी कि इनकी पत्नी ज़रूर अलंकार प्रियता यानी कि सौंदर्य की प्रेमी होंगी, है ना? अलंकार क्या होते हैं? हम लोग काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उसमें सौंदर्य का बोध आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इस अलंकार का प्रयोग किया है उन्होंने कि सौंदर्य बोध को बताने के लिए
कि वो ज़रूर बहुत सौंदर्य की प्रेमी होंगी। और साथ ही वो सोचने लगी कि मेरी पत्नी कैसी है, ऐसे मन में कंपैरिजन करने लगे। दीवारों पर सुप्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग सुशोभित थी। ठीक है, पेंटिंग्स बहुत बड़े-बड़े कलाकारों की पेंटिंग्स भी लगी हुई थी। मतलब ये सारी चीज़ें ये बताने के लिए हैं कि बहुत एक इम्प्रेशन उनको ऐसा आया कि बहुत किसी अच्छे पैसे वाले इंसान के पास बैठे ना आप, इस तरह का आता है इम्प्रेशन, वो वाला। तो फिर उन्होंने क्या किया, हाँ, मैं सोचने लगा कि हॉस्टल में रहते समय वेंकटेश्वर राव कैसा लापरवाह रहा करता था। आज उसकी रुचि में ऐसा भारी परिवर्तन कैसे हुआ? वो सदा ही अपनी चीजें अस्त-व्यस्त रख छोड़ता था। उन्हें करीने से सजाने की तो उसकी आदत ही ना थी। मैं चिढ़कर उसे लाख समझाता, किंतु उसकी लापरवाही में कोई परिवर्तन न देख मैं भी हार मान चुका था। कभी-कभी कहा करता था, यार तुम्हारी घर वाली ही शायद तुम्हें बदल सकेगी। अचानक मुझे स्मरण हो आया कि वेंकटेश्वर राव में तो कोई परिवर्तन ना हुआ होगा, है ना? ये तो बहुत मतलब चेंज होने वाला था नहीं। ये उसकी श्रीमती रमा की सुरुचि का परिचय है ना? मतलब उनकी अच्छी रुचि का, उनकी जो पत्नी है, उनकी रुचि अच्छी होगी, इस वजह से ये इतना अच्छा सा घर व्यवस्थित है। फिर उन्होंने कहा, वाह! रमा तो सौंदर्य की आराधिका होगी। उसने मन में सोचा कि वो ज़रूर सौंदर्य की बहुत बड़ी आराधिका यानी प्रेमी पूजन करने वाली इस टाइप से होंगी। इतने में क्या हुआ देखिए, भाई साहब नमस्ते, शायद आप रास्ता भूल गए हैं जो हमारे घर हमारे घर आए। रमा एक सांस में कह गई। मैंने ब्लिट्स को तिपाई पर रखते हुए दृष्टि उठाई तो देखता क्या हूँ, सामने हाथ जोड़े हंसमुख रमा खड़ी है। तो उन्होंने क्या करा, ब्लिट्स क्या है, अब देखिए ब्लिट्स का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ब्लिट्स क्या है, न्यूज़पेपर है। अभी जो उनके दोस्त उनको दे गए थे ना पढ़ने के लिए अखबार की, तुम ये लो पढ़ो, उस अखबार का नाम है ब्लिट्स। ठीक है, उन्होंने उसे टीपाई पे रख दिया और जल्दी से खड़े होकर उन्होंने देखा कि सामने कौन खड़ी है, रमा। रमा का स्वभाव कैसा था, अब देखो ये प्रश्न बना, रमा का स्वभाव हंसमुख था। ठीक है, फिर मैंने उठकर अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। उत्तर के बदले, जब भी किसी प्रश्न के बदले हम उत्तर देते हैं ना, तो उसे प्रत्युत्तर भी कहते हैं। तभी रमा पूछ बैठी, आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? हमने तो आपका बहुत इंतजार किया। क्या? सुरेश की शादी हो गई? मुझे न्योता कहाँ मिला जो चला आता? निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टे मुझ पर दोषारोपण कर रही हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो लेखक ने क्या कहा कि लो, मुझे न्योता तो तुमने दिया ही नहीं है और ऊपर दोष लगा रही हो कि मैं आया नहीं, पर ये तो गलत बात है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब उल्टा तो गलती तुम्हारी और मुझे ही डांट रहे हो, है ना, ये मतलब। तो फिर वो कहती, आप क्या कह रहे हैं? हमने तो पहली किश्त में ही कार्ड आपके नाम पोस्ट कर दिया था। हो सकता है रमा जी, पर मुझे मिलता तब ना मैं आता। सच कह रहा हूँ, मेरे नाम कोई निमंत्रण नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं जी। शायद रमा के तर्क के सामने मैं हार बैठता ना, तभी वेंकटेश्वर राव ने प्रवेश करके मेरी रक्षा की। रक्षा मतलब कि उस बातचीत का सिरा फिर वहीं पर उनके हाथ में आ गया, है ना, बातचीत खत्म हो गई, उनसे चल रही थी। और रमा नाश्ते का प्रबंध करने भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आया। भोजनालय में गुड़िया जैसी सुंदर कन्या तश्तरियों में मिठाई सजा रही थी, है ना। वेंकटेश्वर राव ने अपनी बहू का परिचय कराया। यह सीमा, मेरी पुत्रवधू। जानते हो, इसने एमए प्रथम श्रेणी में किया है। विश्वविद्यालय भर में यह प्रथम आई। इसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। फिर राव ने अपनी पुत्रवधू से कहा, बेटी, चाचा को जरा वो पदक तो दिखलाओ। सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद न था। वह सर झुकाए चाय के प्याले मेज पर लगा रही थी। रमा दौड़कर बैठक में गई। अलमारी से पदक लाकर उसने मेरे हाथ में थमा दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ। पहली तो बात की उनकी बहू कैसी थी, है ना, वेंकटेश्वर राव की बहू कैसी थी, गुड़िया जैसी सुंदर थी। ठीक है, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या थी, उसने प्रथम श्रेणी में एमए किया हुआ था। वो विश्वविद्यालय भर में प्रथम आई थी और उसे स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, तो सीमा को पदक दिखाना क्यों पसंद नहीं था? अब इस प्रश्न का देखिए डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि सीमा को दिखावा करना पसंद नहीं था, है ना, कि वो अपने आप को
प्रदर्शित करना कि हाँ मैंने इतने बड़ा देखो किया है, ऐसे करना उसे पसंद नहीं था। वो सिंपल थी, बहुत साधारण थी, है ना? इसलिए उसको पदक दिखाना पसंद नहीं था, क्योंकि हम यही लिखेंगे कि उसे आडंबरपूर्ण व्यवहार और दिखावे का व्यवहार पसंद नहीं था। ठीक है? चलिए, तो बच्चों एक पैराग्राफ में और पढ़ूंगी, फिर हम लोग ये ख़त्म कर देंगे, वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट अपने उस वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। भैया, हमारी बिरादरी में आज तक किसी ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया। अपनी सीमा पर हमें गर्व है। ये तो रात दिन पढ़ती है, पीएचडी भी कर रही है, कहती है कि मैं डीलिट भी करूंगी। मुझे डर है कि रात दिन जागने पर बहू की तबीयत कहीं बिगड़ न जाए। मैं लाख समझाती हूँ कि बहू तुम आराम करो, लेकिन हमारी बात सुनती नहीं। रसोई बनाती है, खाना परोसती है, ससुर की सेवा करती है, साथ ही कॉलेज में पढ़ाती भी है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी बहू जो है पीएचडी करी। पीएचडी क्या होता है बेटा? ना, पीएचडी बहुत मतलब हाईएस्ट डिग्री होती है जब हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग अभी पढ़ रहे हो, छोटी क्लास में हो, अभी तो 10th करोगे, 12th करोगे, बीए करोगे, एमए करोगे, उसके बाद पीएचडी होती है। ठीक है? इसे कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, है ना? और डीलिट क्या होती है? पीएचडी से भी बड़ी डिग्री। पीएचडी के बाद डीलिट होती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? डॉक्टर ऑफ लेटर्स या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं। ठीक है? तो वो इतना पढ़ना चाहती थी। इतना पढ़ना बहुत मुश्किल काम होती है बेटा, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है इसके लिए, है ना? तो उन्होंने कहा कि सारा काम भी करती है और इतना पढ़ती भी है। चलो, तो वो क्या बोले फिर? भाभी, तब कोई रसोइया क्यों नहीं रख लेती? कमाने वाली बहू से काम लेना तो ठीक नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? मैं भी सोचती हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। काम भी क्या है, 4 जने हैं, आखिर हमारा भी तो समय कटना चाहिए। काम करने से तबीयत भी अच्छी रहती है। ऐसा कौन बोला? रमा ने बोला, है ना? कि इस तरीके से हमें पसंद नहीं है कि चलो अपने हाथ से ही खाना हमें खाना पसंद है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से और बिटवीन कुछ क्वेश्चंस देखते जाएंगे, शब्दों के अर्थ भी देखते जाएंगे बच्चों। ठीक है? अब आप ध्यान से सुन लो। पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है? ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए, वरना आपके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह से एक्सप्लेनेशन जैसे मैं कर रही हूँ आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके तो बताइए बच्चों। कमेंट करके बताइए प्लीज़, आपको कैसा लग रहा है ना? आप कमेंट करोगे तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। मैं आपके हर कमेंट का जवाब आपको दूंगी। ठीक है बच्चों? चलिए, तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन चांदी का जूता में। तब तक के लिए बच्चों, जय भारत, जय हिंद।